हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। मैं समता शुक्ला आपकी बायो के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में हेल्प कर रही हूँ बच्चों। मैं आपको पहले भी ये चीज बोल चुकी हूँ और आज भी बोल रही हूँ, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होने पर या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने पर आप चैट के माध्यम से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप हैंड रेज के माध्यम से, जब आप क्लास में हो तो आप हैंड रेज के माध्यम से भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं। और अपनी समस्या पूछने के लिए आपको संकोच नहीं करना है। हाँ, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपनी समस्या पूछने के लिए संकोच नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग केवल आपकी हेल्प के लिए हैं। ठीक है, ये क्लास 12th है, बहुत इम्पोर्टेंट आपके जीवन के लिए भी और आपकी पढ़ाई के लिए भी। बोर्ड एग्जाम होगा आपकी बार, और चूंकि इस बार सब कुछ सामान्य तौर पर चल रहा है तो आपका सिलेबस भी पूरा मतलब एग्जाम में आ सकता है, और उस सिलेबस में से क्वेश्चंस भी हो सकता है थोड़ा सा टफ पूछे जाएं, क्योंकि इस बार कोई भी मतलब गुंजाइश नहीं है कि ये आप बहाना मार सके कि अभी पढ़ने का टाइम नहीं मिला या कोई प्रॉब्लम थी, है ना। तो कोविड के टाइम में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया था, पर वो रिलैक्सेशन अब इस साल शायद नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा फोकस होने की, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और क्लास 12th में हैं आप, तो आप ऐसे पायदान पे खड़े हैं बच्चों कि आपको अब कंपटीशन की भी तैयारी करनी है, अपना जो आपका लाइफ का रास्ता है, कैरियर पाथ भी आपको चुनना है। तो इसलिए रिक्वेस्ट ये करूंगी कि सभी बच्चे बहुत ध्यान से मन लगा के पढ़ेंगे। हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति का आणविक आधार, इस चैप्टर में आप सभी ने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। डीएनए के बारे में पढ़ लिया है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स से मिलकर के डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है वो बनी होती है, एक न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, उनकी क्या संरचना होती है, वो सब आपने देख लिया है। क्यों जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए को ही माना गया, ये भी आपने देखा। आपने ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट देखा, जिसको आप प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा। आपने हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट पढ़ा। हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट में आपने बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेजेस वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। कौन से वायरसेस? वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं, वो बैक्टीरियोफेज वायरसेस कहलाते हैं। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसी चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, आप सभी ने पिछले सेशन में हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट में आपको ये बताया गया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है ना। क्यों, कैसे ये प्रूफ किया, किसने प्रूफ किया? अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज नाम के वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया 1952 में। जिन वायरसेस पे उन्होंने काम किया वो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया से अटैच हो जाता है और इन्हीं के जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में एंटर कर जाता है, फिर बैक्टीरियल सेल जो है वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपना समझने लगता है, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? सेल्स डिवाइड होती हैं और अधिक वायरस पार्टिकल्स का निर्माण होता है। ठीक है, हर्शे और चेज ने खोज क्या की? उन्होंने इस बात की खोज की कि डीएनए या प्रोटीन में कौन सा वायरस बैक्टीरिया में एंटर करता है और कौन सा वायरसेस जो है, कुछ वायरसेस को उन्होंने ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, और कुछ बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था, है ना। पिछले सेशन में मैंने आप सभी को बोला था कि आप उसको क्या करेंगे, ध्यान से नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों? ध्यान से नोट कर लेंगे। तो सभी बच्चों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं नोट किया है या आपको हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट को नोट करना है तो आप चैट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल का क्राइटेरिया आपको देखना है कि क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल, क्राइटेरिया क्या है जेनेटिक मटेरियल का? डीएनए
was found DNA was found to be the prominent genetic material in most organisms. DNA जो है ज्यादातर सामान्य तौर पे ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में, ज्यादातर जीवों में जेनेटिक मटेरियल ही जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या पाया गया, डीएनए ही पाया गया। ठीक है, एक्सेप्शंस थे उसमें कुछ वायरसेस। अगर एक कॉमन क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो अभी कुछ समय पहले या अभी बहुत कम हो चुका है, लेकिन कुछ समय पहले बहुत ज्यादा था। हम लोगों के जीवन में एक वायरस आया है ना, जिसे हम कोविड सार्स वायरस के नाम से जानते हैं, तो जिसे कोरोना नाम का रोग हो रहा था। तो ये जो वायरस था एक्चुअल में इसको डिटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सामान्य टेस्ट में वो नहीं आ रहा था, या छोटे से टेस्ट में, सर्दी जुकाम के टेस्ट में भी आ जा रहा था। वो क्या था एक्चुअल में उसको पकड़ पाना मुश्किल, इसलिए जैसे अब एक जैसा होगा ना तो पकड़ना आसान है, अगर डिफरेंट है तो पकड़ना मुश्किल है। जो वो वायरस था आपका सार्स वाला, इसका जो जेनेटिक मटेरियल था, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए, लेकिन इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो था आरएनए। तो ये क्या करता था, ये हमारे शरीर में एंटर करने के बाद अपने आप को डबल स्ट्रैंड में बनाता था, मतलब उसको वो आरएनए से डीएनए की कॉपी बना देता था है, और उसके बाद क्या करता था, हमला करता था शरीर पे, और हाल क्या होता था सबको पता है। तो एक्सेप्शन क्या रहा, कुछ वायरसेस जो है एक्सेप्शन रहे, जिसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या पाया गया, आरएनए पाया गया। आरएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन ये क्या रहा बच्चों, ये रहा अपवाद, एक्सेप्शन रहा ये। व्हाट मेड डीएनए एलिजिबल टू बी द जेनेटिक मटेरियल? व्हाट मेड डीएनए एलिजिबल टू बी द जेनेटिक मटेरियल? क्या ऐसी चीजें हुई जिसने डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में, मतलब उसके क्राइटेरिया में, जेनेटिक मटेरियल के क्राइटेरिया में डीएनए फिक्स हो गया? ऐसा क्या क्या चीज रही, क्या क्या काम रहे? इन नॉट अदर मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो था, जो जेनेटिक मटेरियल के लिए था और फुलफिल कर रहा था कौन, डीएनए फुलफिल कर रहा था, आरएनए फुलफिल कर रहा था। तो डीएनए को ही मुख्य तौर पर जेनेटिक मटेरियल के रूप में देखा गया। पहला क्या क्राइटेरिया था, कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, यानी अपने आप को डबल करने की क्षमता, अपने आप को डबल करने में सक्षम, अपने आप को रेप्लिकेट करने में सक्षम, मतलब अपने आप को रेप्लिकेट करने में सक्षम था क्या, आपका जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन्स जेनेटिक मटेरियल के रूप में नहीं आया, कार्बोहाइड्रेट को भी जेनेटिक मटेरियल का क्राइटेरिया नहीं कंप्लीट किया, लिपिड ने भी जेनेटिक मटेरियल का क्राइटेरिया नहीं कंप्लीट किया, लेकिन बच्चों आरएनए और डीएनए ने जेनेटिक मटेरियल का क्राइटेरिया कंप्लीट किया। ठीक है, कैसे किया? सबसे पहला कि कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, यानी अपने आप को रेप्लिकेट करने की क्षमता थी उसके अंदर। दूसरा, most of the other molecules like proteins, carbohydrates, lipids, they are failed to fulfill the above mentioned criteria. जो प्रोटीन्स थे, जो कार्बोहाइड्रेट्स थे और जो लिपिड्स थे, वो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए। सबसे पहला कौन सा क्राइटेरिया, वो अपने आप को दे कैन नॉट रिप्लिकेट इटसेल्फ, वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो अपनी कॉपीज नहीं बना पा रहे थे। जैसे फोटोकॉपी होती है ना, एक ओरिजिनल फॉर्म की फोटोकॉपी होती है बहुत सारी, तो ओरिजिनल फॉर्म की फोटोकॉपी नहीं हो सकती किसकी, प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, लिपिड्स में, पर डीएनए में ये क्षमता है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब उसकी कॉपी बना सकता है। तो इसीलिए आरएनए कुड ऑल्सो फुलफिल द क्राइटेरिया, आरएनए भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था और डीएनए भी फुलफिल कर रहा था।
है ना, रेप्लिकेट दोनों कर रहे थे, आरएनए भी रेप्लिकेट कर रहा था और डीएनए भी रेप्लिकेट कर रहा था। लेकिन क्यों आरएनए को ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेफर किया गया, उसके भी कुछ रीजन थे, है ना। तो ये रीजंस भी आप लोगों को ध्यान से समझने, मतलब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सामान्य तौर पर जेनेटिक मटेरियल के रूप में कौन है, तो है डीएनए, लेकिन आरएनए भी अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, तो क्यों डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल का दर्जा दिया गया, उसके भी कुछ कारण हैं, कुछ रीजंस हैं, हम उनके बारे में बात कर लेंगे। डीएनए इज स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल देन आरएनए। पॉइंट नंबर 1 क्या है, डीएनए जो है संरचनात्मक तौर पर आरएनए की तुलना में ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा क्या है, स्थायी है। डीएनए आरएनए की तुलना में ज्यादा स्थायी है संरचनात्मक तौर पर। ये सभी बच्चे पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे, डीएनए को ही आनुवांशिक पदार्थ का दर्जा दिया गया, क्यों? आंसर में लिखेंगे डीएनए इज स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल देन आरएनए, यानी कि डीएनए जो है आरएनए की तुलना में संरचनात्मक तौर पर ज्यादा स्थायी था। डीएनए इज केमिकली मोर स्टेबल देन आरएनए। डीएनए जो था वो रासायनिक तौर पर भी आरएनए से ज्यादा स्थायी था। डीएनए इज केमिकली मोर स्टेबल देन आरएनए। आरएनए की तुलना में डीएनए ज्यादा रासायनिक तौर पर स्थायी था। अब तीसरा क्या है, डीएनए हैज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर which provides better ability to rectify errors during replication। डीएनए के पास क्या है, डीएनए कैसा है, डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, डीएनए हैज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स बेटर एबिलिटी टू रेक्टिफाई एरर्स। जो एरर्स आने की गुंजाइश थी रेप्लिकेशन के समय पे, मतलब कोई भी चीज जब उसकी कॉपी बढ़ रही है ना, क्या होता है आप सभी को पता है, ओरिजिनल और कॉपी का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है। ओरिजिनल होता है और ओरिजिनल की जो कॉपी बनती है उसमें डिफरेंस आ जाता है, चाहे वो माँ बाप से बच्चे बन रहे हो, चाहे एक ओरिजिनल पेपर से फोटोकॉपी बन रहा हो। कुछ भी चीज जब उसकी कॉपी बनती है तो कहीं ना कहीं एरर्स होने की संभावना होती है। तो डीएनए चूंकि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर था, वो बेटर एबिलिटी थी उसके अंदर एरर्स को रेक्टिफाई करने की जब वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस में हो। लेकिन आरएनए के अंदर इतनी ज्यादा क्षमता नहीं थी, एरर जब होता तो ज्यादा होता। डीएनए कांट कोड डायरेक्टली फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड दस डिपेंड्स ऑन आरएनए। अब डीएनए के अंदर एक ये था कि डीएनए जो है डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस को कोड नहीं कर सकता था, उसके लिए उसे आरएनए पर डिपेंड रहने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप सभी बच्चों ने देखा कि क्या रीजन रहा कि डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक्सेप्ट किया गया और आरएनए उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह गया, है ना। जब हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सीधा क्या आता है, डीएनए ही आता है। वो इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि डीएनए इंसानों के अंदर पाया जाता है ना। तो सामान्य तौर पे आदमी अपने बारे में ही सोचता है, तो डीएनए अगर मनुष्यों का जेनेटिक मटेरियल रहा है तो सामान्य तौर पर डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ का दर्जा दिया गया। अब ये सभी बच्चे देखेंगे डीएनए क्या है, स्ट्रक्चर आपका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेस पेयर्स लगे हुए हैं और दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी नीचे से लेकर ऊपर तक की एक समान है। उसी के उलट जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में देखते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड है और नाइट्रोजनस बेसेस तो लगे हुए पर दूसरा स्ट्रैंड नहीं लगा हुआ है। डीएनए वाज thus used for storage of genetic information due to its structural and chemical stability। अब डीएनए जो है
जब ये पता चला तो डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी आनुवंशिक सूचनाओं को स्टोर करने के लिए यूज हुआ। क्यों यूज हुआ? क्योंकि वो संरचनात्मक तौर पर और रासायनिक तौर पर उसके अंदर स्थायित्व ज्यादा था। ठीक है। RNA on the other hand was used for expression of genetic information as it could directly code for proteins। अब बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे। डीएनए यूज किया गया जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए और आरएनए यूज किया गया जेनेटिक इंफॉर्मेशन से बनने वाले एक्सप्रेशन यानी लक्षणों को डायरेक्ट कोड करने में ये सक्षम था, तो इसलिए ये उसके एक्सप्रेशन के लिए यूज किया गया। आरएनए कहाँ यूज किया गया? जेनेटिक इंफॉर्मेशन के एक्सप्रेशन के लिए आरएनए का यूज किया गया। आरएनए वर्ल्ड देखेंगे हम। आरएनए वर्ल्ड क्या है? The question that was bothering everyone, हर किसी को ये प्रश्न परेशान कर रहा है कि which molecule, डीएनए या आरएनए, कौन सा मॉलिक्यूल started to exist in the world before। सबसे पहला प्रश्न कि संसार में डीएनए या आरएनए में से कौन सा मॉलिक्यूल पहले आया, है ना? तो वॉल्टर गिलबर्ट, ये एक वैज्ञानिक का नाम है। वॉल्टर गिलबर्ट आपके वैज्ञानिक जो थे, उनकी हाइपोथेसिस उन्होंने दी अपना 1986 में। 1986 में वॉल्टर गिलबर्ट के द्वारा हाइपोथेसिस जो दी गई, उसमें उन्होंने क्या बोला कि देयर वाज वंस एन आरएनए वर्ल्ड। क्या था? पहले आरएनए वर्ल्ड था। और हम जब देखते हैं आज के समय में, तो वो डिसेंडेड फ्रॉम एन आरएनए वर्ल्ड, मतलब वो आरएनए वर्ल्ड से ही आया है। अब देखो, जेनेटिक मटेरियल की जो बात की गई कि जेनेटिक मटेरियल जो है, अगर हम डीएनए वर्सेस आरएनए की बात करें तो उसमें क्या था, उसमें देखो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चों, जो हमने पिछली चर्चाएं की है ना, हमने जो पीछे चर्चाएं की वो चर्चाएं क्या थी, पहले हम इस पर ध्यान, इसको सभी बच्चे, इसमें कुछ जो पॉइंट्स है वो आप नोट करेंगे। हमने पिछली क्या क्या चर्चाएं की बच्चों, हमने जो बातचीत की उसमें हमने ये जाना, मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लगती है कि नोट्स करना है, तो प्लीज उन चीजों को आप मेरी बातों को सुन करके नोट करेंगे। हाँ, क्योंकि लेक्चर देते समय जो मैं बोल रही हूँ, जब मैं बोलूँ कि आप नोट कर सकते हैं इस बात को, तो आप उस बात को प्लीज नोट कर लेंगे। पिछली चर्चाओं में हमने प्रोटीन और डीएनए के बीच जो जेनेटिक मटेरियल को लेकर के विवाद था, है ना, वो आपको मैंने बताया कि हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट से वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है। अब ये भी स्पष्ट है क्या कि कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए के रूप में होता है और डीएनए जो है वो सामान्य तौर पर सभी जीवों में जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। आरएनए में जेनेटिक मटेरियल कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है? आपका टोबैको मोज़ेक वायरस में होता है, आपका क्यूबी बैक्टीरियोफेज में होता है, इसमें सब में आपका आरएनए के रूप में, आपका कोविड सार्स वाले में भी आरएनए बेस्ड जेनेटिक मटेरियल ही था। लेकिन क्यों डीएनए ही क्यों प्रमुख जेनेटिक मटेरियल है, जबकि आरएनए जो है वो मैसेंजर या एडॉप्टर या डायनामिक के जैसे काम करता है? उसका रीजन क्या है? न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स की केमिकल स्ट्रक्चर में अंतर बताइए, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आप डीएनए और आरएनए के बीच दो केमिकल डिफरेंसेस को बता सकते हैं, यानी कि क्या आप डीएनए और आरएनए के बीच में दो रासायनिक अंतरों को बता पाएंगे, है ना? तो वो मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम कर सकता है, उसमें कुछ क्राइटेरिया होने जरूरी हैं। वो क्या? पहला तो वो अपनी रेप्लिका जनरेट करने में सक्षम होना चाहिए, मतलब वो अपनी फोटोकॉपी बना सके धड़ाधड़, उसमें सक्षम होना चाहिए, रेप्लिकेशन करने में, अपनी फोटोकॉपी बनाने में। केमिकली और स्ट्रक्चरली वो स्टेबल होना चाहिए, मतलब
बहुत जल्दी उसका केमिकल बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। उसके अंदर इवोल्यूशन के लिए, जैविक विकास के लिए म्यूटेशन का स्कोप होना भी जरूरी है ना। स्लो चेंजेस जिसे हम कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहो तो कुछ चेंजेस जिसे हम विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तन कहते हैं, वो होने के लिए भी स्कोप होना चाहिए। इसे मेंडेलियन कैरेक्टर्स के अनुसार एक्सप्रेस होना चाहिए। मेंडेल ने जो नियम दिए थे उन्हीं नियमों के अनुसार इसे एक्सप्रेस भी होना चाहिए, तभी वो जेनेटिक मटेरियल का क्राइटेरिया फुलफिल कर सकता है। यदि कोई बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंट्री को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करता है तो हम क्या देखते हैं कि दोनों न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, इन दोनों में डुप्लीकेशन की क्षमता होती है, मतलब ये दोनों ही अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब लिविंग सिस्टम के जो और मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है, वो फर्स्ट क्राइटेरिया को ही फुलफिल नहीं कर सकते हैं ना, वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, तो इन चीजों में वो तो हो गए फेल। जैसे आपका प्रोटीन फेल हुआ, कार्बोहाइड्रेट फेल हुआ, लिपिड फेल हुआ। लिविंग सिस्टम के कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल फेल हो गए। अब जेनेटिक मटेरियल इतना स्टेबल होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग एज में या ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी में चेंज होने पर इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे वो इतना स्टेबल होना चाहिए कि मान लीजिए किसी को चोट लग गई, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को कैंसर हो गया, तो उसका आनुवंशिक पदार्थ पर असर ना पड़े। इतना स्टेबल उसकी स्ट्रक्चर को होना चाहिए कि किसी भी फिजियोलॉजी में चेंज होने पर उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत मेन पॉइंट रहा। तो ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग का प्रिंसिपल आपने देखा था, उसमें क्या स्पष्ट हुआ कि जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी उसकी एक प्रमुख विशेषता है ना, जो हीट बैक्टीरिया को तो किल्ड कर देती थी, लेकिन कुछ जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं होती थी, है ना। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए की सहायता से इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण यदि गर्म होने पर अलग भी हो जाएं तो भी उचित कंडीशन प्रोवाइड करने पर वो पुनः एक दूसरे से क्या हो जाते हैं बच्चों, जुड़ जाते हैं। तो अब आपको एकदम क्लियर पता चल गया कि क्यों रीजन रहा जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए को अप्रूव करने का। आरएनए में आपने देखा कि आरएनए के हर एक न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड नंबर के पॉइंट पे हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप मिलता है ना, जो कि कैसा रिएक्टिव ग्रुप होता है। ये आरएनए को बदलने वाला या इजीली डिग्रेडेबल बनाता है। अब आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, इसीलिए ये रिएक्टिव भी होता है ना। आरएनए से जब कंपेयर किया गया तो क्या पता चला कि डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव होता है और स्ट्रक्चरली ज्यादा वो स्टेबल होता है ना। इस कारण दोनों न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए था वो एक बेटर जेनेटिक मटेरियल के रूप में माना गया। ठीक है, अब इसके बारे में डीएनए में आपका यूरेसिल की जगह पे थायमीन होने के कारण ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो ये प्रश्न जो एक एक लाइन में बोल रही हूँ, इस हर एक लाइन में एक प्रश्न बनता है बच्चों। जैसे मैंने आपको बोला कि न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए जो है एक बेटर जेनेटिक मटेरियल के रूप में अप्रूव हो गया। अब डीएनए में क्या ऐसा होता है जिससे उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और आरएनए में उतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि डीएनए में यूरेसिल की जगह पे थायमीन पाया जाता है, तो स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। अब इस बारे में अगर हम डिटेल्ड डिस्कशन करें, है ना, तो हमें डीएनए में होने वाले रिपेयर के प्रोसेस को समझना पड़ेगा और इस प्रोसेस के बारे में जब आप हायर क्लासेस में पहुंचेंगे तो स्टडी करेंगे। डीएनए और आरएनए दोनों ही ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें उत्परिवर्तन संभव है, जो ये दोनों ही म्यूटेट होने में सक्षम है। और आरएनए जो है वो अनस्टेबल के कारण फास्टर रेट से म्यूटेट करता है, यानी कि म्यूटेशन की प्रोसेस उसमें फास्टर रेट से होती है। आप सभी को जब आप ये पढ़ रहे हैं या इन शब्दों को सुन रहे हैं तो आपको कोविड वाला टाइम याद आ रहा होगा, जहां पर बार बार ये कहा जा रहा था कि जो ये वायरस है ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को लगातार बदल रहा है। लगातार क्या कर रहा है?
बदल रहा है, मतलब म्यूटेंट आ जा रहा है उसका। एक ओरिजिनल था, उसने अपने आप को रेप्लिकेट किया और कुछ म्यूटेशन हो गया, उसमें कुछ चेंजेस हो गया, तो वो क्या होगा, म्यूटेंट वायरस कहलाएगा। तो म्यूटेंट जो है वो म्यूटेशन के रीजन के कारण होने लगता है। तो अगर बात ये हो रही है कि डीएनए और आरएनए दोनों ही म्यूटेट होने में क्या है, सक्षम है। आरएनए जो है वो थोड़ा तेजी से म्यूटेट करता है, इसीलिए जो वायरसेस हैं वो आरएनए जीनोम और शॉर्टर लाइफ स्पैन होने के कारण इवॉल्व होते हैं और तेजी से म्यूटेट भी ये करते हैं। आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्टली कोड कर सकते हैं, इसलिए आसानी से कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। डीएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किस पर डिपेंडेंट होता है, आरएनए पर डिपेंडेंट होता है। और अब प्रोटीन सिंथेसिस की जो सारी की सारी मैकेनिज्म है वो आरएनए से विकसित हुई है। अब जो स्पष्ट हुआ बातचीत से वो क्या क्लियर हुआ कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करते हैं, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करते हैं, लेकिन डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल होने के कारण जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए परफेक्ट है, बेहतर है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए आरएनए जो है वो बेटर होता है। तो अभी क्लियर समझ में आ गया आपको डीएनए को क्यों जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक्सेप्ट किया गया और आरएनए को क्यों नहीं किया गया। अब अगला आपको पढ़ना है बच्चों आरएनए वर्ल्ड के बारे में। एक्चुअल में ये आरएनए वर्ल्ड क्या है। अभी तक हमने डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में देखा गया, ये आपने देखा। आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं हम। इनकी हाइपोथेसिस जो थी वॉल्टर गिलबर्ट की, इनके अनुसार क्या हुआ था कि आरएनए का वर्ल्ड था, उससे ही आपका जेनेटिक मटेरियल भी बना, उससे भी नई चीजें सारी बनी। तो पिछले जो हमने चर्चा की उसमें एक प्रश्न उठता है, एक प्रश्न क्या उठता है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। अगर हम केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बात करें तो कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम हाईलाइट करेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्यों डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल माना गया, आरएनए को जेनेटिक मटेरियल नहीं माना गया, क्या रीजन रहा। RNA world was a kind of hypothetical world where RNA performed all the activities which are today performed by DNA and proteins. देखा क्या गया कि RNA जो है वो सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता था जो आज के समय में डीएनए और प्रोटीन्स परफॉर्म करते हैं। DNA later evolved from RNA with chemical modifications which made it more stable. अब क्या हुआ, इनके अनुसार पहले क्या आया, आरएनए आया, आरएनए वर्ल्ड से ही समय के अनुसार क्या हुआ, डीएनए का वो हो गया, और डीएनए जो है वो मॉडिफिकेशंस विच मेड इट मोर स्टेबल, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए जिससे आरएनए से क्या बन गया, डीएनए बन गया। मतलब डीएनए से आरएनए नहीं बना, आरएनए से डीएनए बना, ये चीज आपको समझनी है। देयर आर मेनी साइंटिस्ट्स हु डू नॉट एग्री टू दिस हाइपोथेसिस। अब ये भी सामान्य सी बात है कि बहुत सारे वैज्ञानिक, अगर कोई एक वैज्ञानिक कुछ खोज कर रहा है तो सारे वैज्ञानिक उसको तुरंत ही अप्रूव नहीं करेंगे, है ना। रिसर्चेस होती रही और इस तरह से हाइपोथेसिस भी आती रही। अब आपको एक पॉइंट पढ़ना है बच्चों जिसे हम कहते हैं, ये कभी कभी एग्जाम में आता है, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या है, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये सभी बच्चे पढ़ेंगे। हम जब डबल हेलिक्स मॉडल की बात कर रहे थे, किसके, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की जब हम बात कर रहे थे, तो उस समय बीच में आया था कि डीएनए जो है वो उसमें मैसेंजर आरएनए की हेल्प से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। फ्रांसिस क्रिक ने 1856 में क्या प्रपोज किया, सॉरी 1956 में, 1956 में क्या प्रपोज किया, सेंट्रल डोगमा का हाइपोथेसिस। अब सभी बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि आखिर ये सेंट्रल डोगमा क्या है। दिस एक्सप्लेन्स द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एनी बायोलॉजिकल सिस्टम। सेंट्रल डोगमा क्या है, 3 मेजर क्लासेस ऑफ बायोपॉलीमर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस फ्लो, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। अब सेंट्रल डोगमा में क्या देख रहे हैं बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले ये डायग्राम बनाएंगे, ये वाला डायग्राम बनाएंगे आप सभी।
एक सांकेतिक माध्यम में, ताकि आप इसको याद कर सकें, ये चीज आपको याद हो जाए कि डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए और उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस में योगदान करता है। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहता है कि फ्रांसिस क्रिक ने 1956 में प्रपोज किया किसका हाइपोथेसिस? सेंट्रल डोगमा की हाइपोथेसिस ऑफ सेंट्रल डोगमा। क्या कहते हैं? दिस एक्सप्लेन्स द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एनी बायोलॉजिकल सिस्टम। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में जो फ्लो चार्ट है उसके द्वारा शो होता है। 3 मेजर क्लासेस ऑफ बायोपॉलीमर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस फ्लो। कौन कौन से? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। कौन कौन से बच्चों? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। 3 categories of biopolymers. A total of 9 transfers can be possible, which are grouped under the following categories. अब general transfers क्या होते हैं? These transfers occur in most of the organisms. क्या? डीएनए और उसके बाद उसका रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन्स का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है ना? अगर एक लाइन, 1 लाइनर में ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन और व्हाट इज ट्रांसलेशन, तो इसमें अंतर आप कैसे बताएंगे? जब आपको पता होगा तभी बता पाएंगे। इसको लिखेंगे कि क्या अंतर इसमें है। तो ये वाला भी डायग्राम सभी बच्चे नोट करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में आपका ये क्लियर हुआ कि क्यों डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल थे, तो क्यों डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेफर किया गया। क्यों डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेफर किया गया? क्योंकि स्ट्रक्चरली, संरचनात्मक तौर पर ये ज्यादा स्थायी था और जो आरएनए था वो म्यूटेंट ज्यादा बनाता था अपने, है ना, वो जल्दी जल्दी उसके म्यूटेशन में सक्षम था। तो आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।